हाँ बच्चों, तो फिर ये क्वेश्चन है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 केल्विन पर मोलर। अ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉयज विद बेंजीन एट 0.126 डिग्री सेल्सियस हायर देन बेंजीन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सर इसका आंसर 0.05 मोल पर केजी है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बेहतरीन शॉट। बात छोटी सी है मगर फिर भी तुमने बड़ा अच्छी तरह से बताया इसको। तो सही है। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे कैसे किया जाए, ऐसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। के तो दे रखा है तुमने, के तो दे रखा है। कल ही फार्मूला पढ़ा तुमने, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी स्मॉल एम। तो डेल्टा टीवी कहाँ से लाए हम लोग? ये तो गिवन है, ये पूछा है डेल्टा टी क्या है, यहाँ से पढ़ो। सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉयज विद बेंजीन एट इतने डिग्री 0.0126 हायर देन बेंजीन। तो बेंजीन का कुछ भी रहा है, मान लो बेंजीन का हमारा कुछ भी था 80 था, तो 80 से इतना हायर पर है, तो हायर पर है तो इसमें अगर जोड़ोगे तो डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 करोगे। तो T2 तो ये खुद अपने आप में डेल्टा टी तो दे रखा है 0.126 डेल्टा टी दे रखा है, तो तुमने डेल्टा टी की जगह पर ये लगा दिया 0.126 इक्वल टू के बी की वैल्यू 2.52 एम। एम फाइंड करने के लिए 0.126 अपॉन 2.52 ये इसको उड़ा दिया और यहाँ से इसको फाइंड कर दिया। तुमने इसका टेबल याद करा होगा, बचपन में याद करो, 126 का टेबल याद करा होगा। 126 टू जा ये होता है, नहीं याद करा हो तो याद कर लेना। ये निकल कर आ गया। ठीक, हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अब क्वेश्चन है बच्चों वो करीब 7 बार 6 7 या 8 बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली करो और उसे हम नहीं करेंगे, उसे अपने आप ट्राई करो, आधा अधूरा जैसा भी करो उसे खुद करके बताओ पहले तो, क्योंकि तुम्हें ये इमेजिन करना है कि इतनी बार बोर्ड में पूछा गया, अगर तुम्हें मिल जाता तो तुम क्या करते उसको और कैसे अटेम्प्ट करोगे। क्योंकि अब हम लोग तो यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। कुछ महीने बाद हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो वहाँ तो हम पूरा सब्जेक्ट बता रहे होते हैं और हम इनडायरेक्टली कहते हैं उनसे कि हाँ भाई सीबीएसई वालों तो हमसे कुछ भी पूछो, हम इतना तैयार करके आए हैं। वो कुछ भी पूछते हैं और हम लोग जवाब देते हैं। तो वही एक रनिंग टॉपिक से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अभी नोट करते हैं फिर इसको करो। उन्होंने ये बात समझ गए इतना हायर, जैसे मान लो कि यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, ये ए का है, फॉर एग्जाम्पल ए का है। अब इसके अंदर हमने बी मिलाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 55 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसको हम, अब ये तो सोल्यूशन का बन गया ना, हम इसको ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का ये था और सोल्यूशन का ये 55 हो गया। या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 5 वैल्यू बढ़ गई जब हमने बी मिलाया तो ए का जो भी था, अब जो भी था क्या मतलब 50 भी हमें नहीं चाहिए, जो भी था, अब सोल्यूशन का 5 बढ़ जाता है। तो अगर ए का किसी वक्त 60 रहा था तो बी मिलाने के बाद कितना हो गया 65 हो गया। तो डेल्टा टी जो है वो तो हमारा 5 निकल रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी गोली घूमी हुई हो सकती है, तो उसको तुम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो और हम हर तरह की लैंग्वेज लिखकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग वहाँ पहचान सकें कि वो कौन सा क्वेश्चन हमें दे रहे हैं, क्या मतलब है। देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, 23 केल्विन। ठीक, फिर इसके बाद when 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, when 1.8 ग्राम
of non-volatile solute. Non-volatile solute is dissolved in 90 gram of is dissolved in 90 grams of benzene. अच्छा भी 90 ग्राम ऑफ बेंजीन. The boiling point is increased to the boiling point is increased to बढ़ गया. कितना हो गया भाई? कितना हो गया? ये 354.11 केल्विन हो गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. अच्छा, केबी दे रखा है. केबी फॉर बेंजीन इज, तो केबी जो है बेंजीन के लिए दे रखा है 2.53 किलो केजी पर मोल. 2.53 किलो केजी पर मोल. बस इतनी सी बात है. तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ चुका है बच्चों. बोर्ड में 7 टाइम्स आया. सोचो तुम लोग. तो जब फॉर्मूला भी लिखते हैं. 57.5 मोल पर ग्राम. 57.5 मोल पर ग्राम. अच्छा 57.5 बाकी 57.5 ग्राम पर मोल. बहुत बेहतरीन. क्या हो गया? तुमने सोल्यूशन में क्या कर डाला? बड़ा जल्दी कर लिया. डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी. और चलो भाई ये हम भी लगा दें वैल्यू. ये है मास ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में. डेल्टा टी को लिख सकते हैं हम लोग क्या? T2 माइनस T1. T2 माइनस T1. तो T2 कितना हो गया? बढ़ गया. ये हो गया T2 तो हो गया 354.11. T1 क्या था पहले? 351.23. केबी की वैल्यू उन्होंने 2.53 बताया हुआ है. मास कितना डिसॉल्व किया है? 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल 1.8 ग्राम डिसॉल्व करा. और मोलर मास इसका कितना था? मोलर मास तो निकालना है इसका. क्वेश्चन मार्क लगा दिया. मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम है. बस अब सॉल्व कर लो. इससे जो भी आएगा वो आंसर. कैसे क्वेश्चन पढ़कर उसकी वैल्यू को लगाना है, कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है, ये मेन कहानी है. बाकी कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, मगर कैसे क्वेश्चन समझें, अटेम्प्ट करें, हम उसको वैल्यू प्लेस करें, ये एक महान कलाकारी है. चलो भैया अगला लिखो.
नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक हम लिखते हैं नीचे। तो ये क्वेश्चन बच्चों कोई दमदार तो था नहीं। डेल्टा टी तो हम निकाल ही लेंगे, पहले इतना था बॉइलिंग पॉइंट और फिर इतना हो गया, ये है सॉल्यूट का और ये हो गया सॉल्यूशन का। तो डेल्टा टी तो बहुत आसानी से दिख रहा है, के भी बता रखा है। नॉन ये जो होता है ये सॉल्यूट का होता है, क्या नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। सब कुछ बड़ा आसानी से दिख रहा है, तो पता नहीं क्यों आया ये इतनी बार। तो चलो खैर, बोर्ड वालों को जो भी पसंद आता है क्वेश्चन वो बार बार पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिर्फ एक बार पूछा गया है, तो उससे पहले व्हाट वुड बी द कंपाउंड, एक बार है, चलो लिख लेते हैं। चलो व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, चलो हम लिख लेते हैं व्हाट वुड बी the molar mass of compound molar mass of compound if 6.21 gram of it, if 6.21 gram of it is dissolved in 24 gram of chloroform, in 24 gram of chloroform to form a solution, to form a solution that has boiling point that has boiling point कितना 68.04, 68.04 बस डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। The boiling point of pure chloroform, pure chloroform is प्योर क्लोरोफॉर्म का दे रखा है बच्चों, प्योर क्लोरोफॉर्म 61.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक। द बॉइलिंग एट द बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट Kb एंड द बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट Kb फॉर क्लोरोफॉर्म, तो बस सिर्फ ले लेते हैं Kb फॉर क्लोरोफॉर्म इस कितना है 3.63 बस इतना है। तो फिर से पढ़ें, व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास सेमी क्वेश्चन तो पूछा गया है, इफ इतने ग्राम ऑफ इज डिजॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ग्राम ऑफ डिजॉल्व इन इतने ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट हैज बॉइलिंग पॉइंट इतना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म ये दे रखा है, के भी ये दे रखा है। बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन को चाहो तो तुम अपना फ़ोन या कैलकुलेटर यूज़ कर लो, हमें उस कैलकुलेशन से नहीं मतलब है, क्योंकि कैलकुलेशन सुबह से हो ही जाएगी, हर किसी बच्चे को इतना आता है। अभी टाइम थोड़ा रिड्यूस करने के लिए तुम चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस वैल्यू प्लेस करना, फार्मूला आइडेंटिफाई करना, ये है मेन क्वेश्चन की जान, कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, कौन सी वैल्यू कहाँ लगाना है, फार्मूला कौन सा सिलेक्ट करना है। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो ही जाएगा, कोई भी कर लेगा, मगर ये चीज़ समझ में तब आती है जब पूरी कहानी तुम्हारी क्लियर होती है, A to Z टॉपिक भी क्लियर होता है, एक एक लाइन कंसेप्ट क्लियर होता है, तब तो इन क्वेश्चन में एंजॉय कर पाते हो। कोई ऐसा दमदार बात नहीं कही गई, आराम से देखो, वैल्यू प्लेस करो, कुछ नहीं तो ये बता दो कौन कौन क्या क्या कहाँ रखेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर क्या रखेंगे।
हाँ भाई आ गया। हाँ बच्चों हो जाएगा, ये लिखें ऐसे। बहुत खामोश हो गए तुम लोग। सबके सब बहुत ज्यादा सन्नाटा। Sir, 148.15 mole per gram. 148.16। अच्छा सर 148.1। कितना 1? सर 148.1। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है। तुम सारे लोगों ने एक साथ निकाल दिया, ठीक निकाला सर, बेहतरीन। फिर भी और जो बच्चे नहीं आए शाम को वीडियो देखेंगे उन लोगों के लिए लिख देते हैं डेल्टा टी भी तो खुद लिखोगे भाई। कहाँ कितना टेम्परेचर था, कितना बॉइलिंग पॉइंट था, कितना हो गया 68 सोल्यूशन का है और प्योर का ये है, तो ये तो तुम निकाल लोगे बच्चों। वही 68 माइनस जो है 61 से पूरी वैल्यू रखना, 0.04 भी लिखना। और यहाँ केवी हो गया, गिवन मास अपन मोलर मास हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास हमें कितना दे रखा था 24 ग्राम ना, इतने ग्राम ऑफ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इफ इतने ग्राम ऑफ इट, यही है 6.21 मोलर मास। इसका उन्होंने निकालने के लिए कहा मास ऑफ सॉल्वेंट 24 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 24 ये हो गया। केवी की वैल्यू दे रखी है 3.63 है, बस इसमें तुम्हें एम निकाल ले रहा था। हटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज जिसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी तुम्हें। तो ये एक बार आया है बोर्ड में, एक बार आया, मगर देखो ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन भी आते हैं, तो अब अजीब तरफ बढ़ना हमारा शुरू हो गया। तो सारी बोर्ड की दुनिया देखते हुए चलेंगे हम लोग, क्या बोर्ड में आता है, क्या हम पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें पता लगता है कि हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा चैप्टर या सब्जेक्ट तैयार चल रहा है। एग्जामिनेशन जब इस तरह के क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछे जाते हैं तो वो उनकी चूँकि प्रैक्टिस ही नहीं होती तो कर ही नहीं पाते। तो हम लोग इतनी प्रैक्टिस तो क्लास में ही कर लेंगे कि हमारा बच्चा घर पे अगर 0 भी पढ़ता है तब भी हमारा काम हो जाएगा, वो सिर्फ देखता रहेगा। लास्ट टाइम में हम 10 साल के 15 साल के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सबको क्लास में कराते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के रेगुलर क्लास चलते हैं और एक एक क्वेश्चन हम खुद कराते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देते हैं एग्जाम के वक्त कि जब पेपर आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन करीब 90% के आसपास क्वेश्चन तो उनका पूरा क्वेश्चन पेपर करा हुआ रखा होता है। इक्का दुक्का कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो नया होता है तो वो अपनी एबिलिटी से कर डालते हैं। मगर मेन बात यह है बच्चों की कि अपने ब्रेन को शार्प करना। हम लोग आजकल कर क्या रहे हैं, सारे टीचर इजी करने के लिए ये क्वेश्चन लिखा, ये आंसर लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, ये आंसर लिखा, और तुम लोग बच्चे लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं सिर्फ देखने की, समझने की। और हम लोगों का माइंड जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाएगा वही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब हमें समझाने की ट्रेनिंग दी गई, एग्जामिनेशन में हमसे वो निकलवा रहे हैं क्वेश्चन, तो हम लोग नहीं निकाल सकते। तो जब हम ट्रेनिंग ही इस तरह से लेके चलेंगे, हर क्वेश्चन हमें दे दिया गया कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कभी 50% कर लिया, कभी 25%, कभी 100% कर लिया, तो ये जो हम बार बार ब्रेन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन डेवलप होगा। जैसे हम ये मसल्स को डेवलप करने के लिए ये वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो वो जब तक हम ब्रेन को उसी पैटर्न पर यूज़ करके ढाल नहीं लेंगे जब तक हम स्मार्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत मैटर करता है बच्चों। तो सिर्फ सोल्यूशन देखने से कुछ नहीं, बार बार नई अप्रोच, उसका अगर नहीं भी आ रहा है तब भी तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें पूरे नंबर मिल गए, तुम्हारी मसल्स पूरी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि तुमने सोचा ये वैल्यू गिवन है, ये पूछा गया है, ये हेडिंग है, उसका ये फार्मूला है, ये वैल्यू उसमें दे रखी है, हमने प्लेस कर दी, अब कहाँ पे मिस्टेक हो रही, तुम्हारा काम पूरा हो गया। नहीं आ रहा है टीचर को पकड़ा दो, वो सॉल्व करता रहेगा उसे।
दे देगा, मगर यही प्रैक्टिस तुम्हें करना है। और हम लोग क्या करते हैं आजकल, टीचर लोग, हमने तो प्रैक्टिस सिस्टम हमारा अलग है, वो बस क्वेश्चन लिखा बच्चों को समझा, देखो ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ है, इसको लगा दिया। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता है। शुरू में 1-2 क्वेश्चन के लिए बताया जाएगा कि हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं, बस बाकी हम लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है, सपोर्ट के लिए है टीचर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हट के लेते हैं इसमें, तो ज़रा सा चेंज है। ऑन डिसॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर in 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वाज हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, देखो ये सेंटेंस देखना सेकंड लाइन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, देखो इन्होंने कैसे घुमा के बोला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वाज higher than benzene, तो higher than benzene हो गया, benzene then that of higher than that of benzene by 0.081 by 0.81 केल्विन, इतना ज़्यादा पाया गया, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ केबी दे रखा है, केबी फॉर बेंजीन कितना है 2.53 यूनिट वही है केजी पर मोल। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the sulfur, तो ये सल्फर का हो गया बच्चों। if हाँ if atomic mass of sulfur is 32, बस ये था। ग्राम पर मोल भी लिखा है इसके आगे, चलो लिख देते हैं ग्राम पर मोल। यहाँ मतलब मेनली तुम्हें यहाँ पर मोलर मास निकालना है, कोई बात नहीं, बिल्कुल लास्ट लाइन में जरा सा एक चेंज करना है। पहले तो तुम ये निकालो कि मोलर मास का था कितना। सारी वैल्यू सजाओ। ये जो लिखा है सल्फर है, कहीं 5 समझ लो, ये सल्फर को हम जरा सा थोड़ा स्टाइलिश बना दे रहे हैं। ये है सल्फर, यहाँ पे भी है सल्फर, ये सल्फर लिखा है। तो वैल्यू रखो जल्दी, फटाफट बताओ अपने भी क्या निकल कर आएगा, कैसे होगा। सर मॉलिक्यूलर मास 253 आ रहा है। 253, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 253 आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास, 253, ठीक। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर जब मास आ गया, ये m आ गया हमारा, m आ गया। अब अगर मान लो एक सल्फर होता तो 32 आता ना, अगर 2 सल्फर होते, जैसे मान लो 64 आ जाता, तो इसका मतलब सल्फर कितने होते, 2 होते। जैसे O2 होता है ना, O2
तो ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आएगा वहां से तय करेंगे। ऑक्सीजन तो यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, और एक ऑक्सीजन का ओजोन वाला भी हो सकता है। इसका अगर आएगा तो मोलर मास इसका आएगा 16, अगर O2 होता तो इसका आता 32, O3 है तो इसका कितना आएगा यहाँ पर, ये 48 ये है। इस तरह से मोलर मास ये आने का मतलब क्या हो गया, इसमें सल्फर एक से ज्यादा है, S1, S2, S3, S4, S5 इस तरह का कुछ है। तो उसको हम यूं लिखेंगे कि मोलर मास तुम्हारा आ गया 60, इसका हम ये n निकालेंगे तो इसको हम n कह सकते हैं या हम कह सकते हैं x। तो मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो था, यहाँ एक लाइन फिर से लिख दे रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। अच्छा, मालिकुलर मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 इंटू एक्स या n लिख सकते हो। ये क्या है, मतलब ये किसका आया है, ये आया है Sn का। n कितना है ये निकालना है, n 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, 32 इंटू n इक्वल टू वो जो तुम्हारा आया था, तो इसमें n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 32 इंटू n इक्वल टू 253 बताया तुमने, ये था। तो अब इसमें n की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा इसमें, और 253/32 इसे कैंसिल कर दो तो ऐसे करके 8 टाइप का कुछ आना चाहिए। 8 अगर आ जाएगा तो एसिड कंपाउंड होता है ना, एसिड हो जाएगा। अब तुम देख लो इसे डिवाइड करके क्या आ रहा है। अगर अप्रॉक्सीमेट में भी आए तो बी है 3 ऐसा आएगा, 7.91 या ऐसे करके अप्रॉक्सीमेट 8 लिखकर उसे ऐसे लिख देंगे, ठीक। समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गए सब लोगों के? फर्स्ट वाला पोर्शन तो तुमने निकाल ही दिया होगा ना उसका, पहले की तरह से था। डेल्टा टी तो तुम्हें दे ही रखा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट और 1000। तो ये तुम्हें दे रखा है कितना, 253 दे रखा है, नहीं 2.53। ये डेल्टा टी उन्होंने देखो डायरेक्टली 0.81 दे दिया, दो वैल्यू नहीं दी माइनस करने के, सीधा बता दिया इतना बड़ा हुआ पाया गया 0.81। कितना मास बोला उन्होंने, ऑन डिजॉल्विंग 3.24, तो ये तो हो गया 3.24। कितना मोलर मास फाइंड करना है, मास ऑफ बेंजीन जो था 40 ग्राम है। यहाँ से तुम्हारे m की वैल्यू 253 निकल कर आई। अब सल्फर अगर एक एटम होता तो 32 निकल कर आता, मगर एक से ज़्यादा आइटम है तो सल्फर, इसका मतलब एक से ज़्यादा, S2, S3, S4, S5 इस तरह का कुछ है, तो उसको हमने Sn या Sx भी कह सकते थे, यूं यहाँ x भी लिख सकते थे, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाती। तो x या n लिखना वो हम लोगों की अपनी चॉइस है। तो यहाँ x की वैल्यू निकाली तो 8 निकल कर आए। तो ये अगर डेसिमल में भी आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में, तो उसका हम नियर अप्रॉक्सीमेट जो होल नंबर होगा वही देते हैं। और तुम आगे बढ़ोगे, सल्फर एसिड होता है, ऐसे ही फास्फोरस का P4 होता है, P4, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाओगे P ब्लॉक में चल के। तो इस तरह से तुम्हारा ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं, एक दो और कर लेते हैं कि जल्दी भगाओ मत इसको। सिर्फ तुम्हारे यहाँ बच्चों 4 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल्स वाले। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा तुम्हारा चल रहा है सोल्यूशन, फिर केमिकल कॉन्टेक्स्ट, और फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कॉन्टेक्स्ट। 4 चैप्टर हैं, कोई भी पहले करो कोई भी बाद में करो, आपस में लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं। तो
यही है जहाँ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। उसके बाद सारा थ्योरेटिकल है और वो है ऑर्गेनिक। तो वो तो सब चीज़ें हैं थ्योरेटिकल में, ज़्यादातर याद रखना होता है, समझना उसमें भी होता है, कंसेप्ट उसमें भी होते हैं, मगर वो ये टेक्निकल चीज़ें नहीं होती। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उससे जीते हुए चलो। जब याद करने वाला आएगा तो उसको ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, समझने वाला आएगा उसको भी, मतलब तुम्हें हर फील्ड में स्मार्ट होते हुए चल रहा है। यूजुअली क्या होता है, जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, तो जो जेई वगैरह तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन में, तो उनका हमने देखा हमेशा उनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है। कभी कभी ऑर्गेनिक ठीक होती है, कभी वीक होती है, मगर ये फिजिकल वाला जो पार्ट है न्यूमेरिकल सेक्शन का, ये अच्छा होता है उनका, तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। जो बायो वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका यहाँ पर थोड़ा सा जो ये वाला टॉपिक है फिजिकल पोर्शन न्यूमेरिकल वाला, ये थोड़ा सा हल्का होता है और वो थ्योरेटिकल चीज़ों में ज़्यादा रखते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम अगर सपोज कर लो मैथ्स में है तो मैथमेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो, और जो एनालिटिकल पोर्शन है बायो वाला जो पढ़ते हैं जिसमें मैथमेटिक्स नहीं लगती, वो भी इतना स्ट्रांग हो कि हम बायो वाले बच्चों से जल्दी कर दें, और ये भी हम उनसे जल्दी कर दें। बायो वाले हैं तो एनालिटिकल हमारा अच्छा होता ही है, थोड़ा सोचना का समझना, क्योंकि ये लोग कैलकुलेशन से थोड़ा कम इनका वास्ता पड़ता है, मगर अब इनको कैलकुलेशन अपनी तेज़ करना होगी, बहुत ज़्यादा, इतना तेज़ करना होगी कि मैथ्स वाले बच्चे जब कर रहे हों तो तुम्हें कभी भी ये नहीं फील होना चाहिए हम बायो के हैं। अगर लॉग आए तो लॉग कर लो, क्यूब रूट आए तो वो कर लो, कैलकुलेशन ये कैसे होता है कि कैलकुलेशन कैसे अच्छी हो सकती है, सिर्फ एक ही रास्ता, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस किए जाएँ, कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। ठीक, बस जो भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं तो जो हमारे पास थे उसी को हम बार बार निकाल लें, तो माइंड में पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही हमने पढ़ा उसे समझा तो एकदम माइंड में पिक्चर आई, अच्छा ये वाले टॉपिक से होगा, इसका ये फार्मूला हो सकता था, ये तो उसमें ये मास हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया, ये सल्यूट का हो सकता है, ये सॉल्वेंट का है। ये जो हम बार बार सोचेंगे इस चीज़ को, इससे हमारे माइंड की ग्रोथ होगी और हम किसी से भी आगे कभी भी निकल सकते हैं। कितने भी बड़े तोप सिंह हों, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम किसी को पीछे कर सकते हैं। दूसरी बात, जो तुम्हारे यहाँ अगर एक बुक है, बहुत अच्छी बुक हमें लगती है ABC केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए ABC फर्स्ट सेकंड पार्ट अच्छे हैं, मगर उसमें पी ब्लॉक बहुत लेंदी है, इतना मोटा है, तो PDF जो है वो NCERT से पढ़े जाए, बाकी चीज़ केमिस्ट्री से उससे पढ़ लो ABC से। तो NCERT से डायरेक्टली केमिस्ट्री काफ़ी आती है, 70% तो एज इट इज़ वैसी रखी हुई होती है। ठीक है, तो ये बुक से अपनी आदत बनाना चाहिए, और अगर तुम रोज़ 10 क्वेश्चन पर डे अगर करने की आदत बना लो तो एग्ज़ाम तक एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा बच्चों। सिर्फ 10 क्वेश्चन पर डे, 10 क्वेश्चन पर डे, तो ये हम लोग एक स्ट्रेटजी लेके चलें। इसमें सब टाइप का आएंगे, कभी थ्योरेटिकल एक आ जाएगा, कभी 1 नंबर का आ जाएगा, कभी यही आ जाएगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, कोई बात नहीं, छोटे बड़े मिक्स सभी टाइप के आते हैं। 10 क्वेश्चन पर डे, कभी कभी सब बड़े बड़े से 10 क्वेश्चन होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, बच जाए तो कल कर देना, कोई बात नहीं। और कभी छोटे छोटे हों 10 कर लिया, अगर 10 बहुत जल्दी हो जाए 5-10 मिनट में, तो कभी 20 कर ली, 50 कर ली, मिनिमम 10 का बैरियर अगर सेट कर दो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तुम्हारे फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, कोई भी सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो NCERT हो, ABC हो या रेफरेंस बुक हो, और उसके लास्ट में जो कंपटीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, JEE मेंस के भी हैं, नीट के भी हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग सबके हैं, सारे हो जाएंगे अगर 10 क्वेश्चन पर डे की आदत हो तो। NCERT से, रेफरेंस बुक से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग के सब हो जाएंगे। और इतना काम अगर तुम कर लो तो ये रिकॉर्डिंग पे हमने डाल दिया है बच्चों, किसी भी बच्चे से कभी कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर इतना काम 10 क्वेश्चन पर डे 12th में अगर कर लिए और काश 11th के कर लिए, तो कोई भी इंडिया के एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट हो या फिर वो JEE हो, बगैर कोचिंग के क्रैक कर सकते हो अगर इतना रेगुलर काम कर रहे हो। जिन बच्चों को रेगुलरली अपनी बुक्स आती हैं वो किसी की तैयारी स्पेशली नहीं करते, वो खुद अपने आप में ईमानदार होते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ते रहते हैं
और किसी भी एग्जामिनेशन को कभी भी क्रैक कर देते हैं। और जो नालायक होते हैं वो अपना कोर्स पढ़ते नहीं हैं, वो पटांग कोर्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के पास होते हैं, बाद में वो चाहते हैं कि हमें कोई कोटा की कोचिंग मिल जाए, कोई कानपुर की मिल जाए, दिल्ली की मिल जाए। उससे कुछ नहीं होना है। होना वही तुम्हारी बुक से है, तुम्हारी ही खोपड़ी में आना है, तुम्हारी ही मेहनत चाहिए है। बस सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा टीचर जो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करा दे और थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करा दे, इतना। बाकी सब कुछ तुम्हें करना है। जब भी हम लोग सोचते रहते हैं कि हम कोई ऐसा टीचर ज्वाइन करें तो हमें ये करा दे, वो करा दे, जाके एक सेशन वहाँ पूरा करते हैं, हम जैसे होते हैं वैसे ही लौट के वापस आ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। इसीलिए ध्यान रहे कि अपने आप बुक पकड़ो, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ो। सबसे ज़्यादा जो आते हैं एग्जाम्पल क्यों आते हैं? क्योंकि जो राइटर के पास मान लो 50 क्वेश्चन है, तो उस 50 में जो सबसे टॉप 10 क्वेश्चन है ना, टॉप 10 या टॉप 15, वो उठा के एग्जाम्पल में रख देता है। जो इजी होते हैं वो एक्सरसाइज बना देता है। तो अगर इतना टाइम नहीं कि एक्सरसाइज करो तो एग्जाम्पल ही कर लो, वरना एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब करना है। फिर लास्ट में हमें NCERT फाइल करना है, फिर लास्ट में उसके आगे फिर कंपटीशन वाले कॉर्नर पे पहुंचना है, उसमें मेडिकल इंजीनियरिंग सब के करना है। इंजीनियरिंग वालों को मेडिकल वाले भी फ़ायदा देते हैं और मेडिकल वालों को इंजीनियरिंग वाले भी करना चाहिए। तो दोनों का बदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं। बस इतना अगर तुमने माइंड सेट अपना बना लिया तो समझ लो तुम जैसा कोई दूसरा होगा नहीं। ख़ास बात यह है कि बात रिकॉर्डिंग में आ चुकी है। जब चाहो कर लो, और अगर तुम इतना कर लो तो हो नहीं सकता कभी फ्लॉप हो जाओ तो हमसे आके पूछ सकते हो। हम तुम्हें बुक लेकर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन दिखा देंगे कि तुमने इतना कर लिया तो तुमसे बच नहीं सकता। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से अपना 12th को लेके चलना है अभी। और अभी जैसे ही कम से कम 5 चैप्टर हो जाए ना फिजिक्स केमिस्ट्री के, तभी थोड़ा सा 11th वाले में 11th का जो पोर्शन तुम्हारा नहीं हुआ है वो या तो हमारे रेगुलर क्लास में आ जाओ या फिर हमारे ऐप के ऊपर नंबर 1 से लेकर वीडियो देखते चले जाना। यानी वो जो गड्ढे बीच बीच में छोड़ के आए हैं हम लोग, जो मिसिंग पोर्शन है वो हमारा तैयार हो जाए। और उधर भी पूरा कर लो, इधर भी 2 बुक मतलब 11-12 दोनों की हमने बुक बताई है। केमिस्ट्री के लिए ABC है और 12th के लिए जो है वो केमिस्ट्री के लिए ABC है और फिजिक्स के लिए जो है वो SL होगा। तो ये दोनों बुक अगर तुम इसके क्वेश्चन लगा दो सारे और हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। मगर एक सिस्टम से होंगे, पहले एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, इस तरह से होंगे। और इतना काम कर लिया तो समझ लेना कि तुम जो गोल अचीव करना चाहो घर बैठे अचीव हो जाएगा। तुम्हें कहीं भी इंडिया में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं। और इतना काम नहीं करा तो चाहे 50,000 टीचर की फ़ौज लगा दी जाए, वो तुम्हें इससे अच्छा नहीं बना सकते। तो ये काम तुम्हें करना ही होगा। तुम्हारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि जब भी थ्योरी पढ़ो तो हर एक चीज़ याद हो, डेरिवेशन का हर एक स्टेप्स क्लियर हो, हर एक स्टेप क्लियर हो। कहीं पे भी कोई बारीकी बात अगर तुझसे पूछ ली जाए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो तुम इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाओ। या जो नहीं तुम्हें पढ़ते दौरान जो चीज़ें निकलनी उन्हें अंडरलाइन कर लो। कभी टीचर मिले फ्री उससे पूछ लो, नहीं तो उसका फ़ोटो क्लिक करके हमारे लिए ऑडियो मैसेज छोड़ दो कि ये यहाँ पॉइंट था, यहाँ समझ नहीं आया, ऐसे बता दो। हम उससे जब भी फ्री होंगे तो उससे रिप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ही आ जाएगा। अरे वो एक क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री वाले बैच में भेजा था, उससे बता देते। वो एक लड़का है वो पूछता रहता है। तो चलो आज तो फिर इतना रखते हैं, अभी रुको तुम।